हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। तो पिछले भाग में हम लोगों ने देखा था भाषा के उद्भव और विकास के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। तो आज उसी का अगला भाग है जिसमें हम लोग भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि भाषा का उद्भव कैसे हुआ। सीधे चलते हैं। आप लोगों ने देखा कि 1500 ईसा पूर्व में ईरान से कुछ लोगों का एक समूह भारत आया, जिनकी श्रेष्ठता के कारण हमने इन्हें आर्य कहा। ठीक है, और इन्हीं आर्यों के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जा रही थी उसी को कहा गया आपका आर्य भाषा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जो ये आर्य भाषा थी, आर्यों ने यहाँ आकर क्या किया, इस भाषा में रचनाएं की। जो कुछ भी यहाँ रहते हुए उनने देखा, जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी अनुभव किया, उसे क्या किया, लिख दिया, लिखित रूप में संरक्षित किया। तो जिस भाषा में उसे लिखा गया, इन चीज़ों को, उस भाषा को नाम दिया गया आपका संस्कृत। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो आपके आर्यों की भाषा थी, आर्य भाषा, ये भाषा यहाँ के जो मूल निवासी थे इनकी तुलना में सभ्य भाषा थी। ठीक है, थोड़ी सी विकसित भाषा थी और ये लोग हमसे शक्तिशाली भी थे, इसीलिए इनकी भाषा को हमने नाम दिया संस्कृत। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन्हीं भाषाओं की कि संस्कृत कैसे बनी और संस्कृत से आपका धीरे धीरे विकास होते हुए हिंदी तक कैसे पहुंची। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लें। कल आपने देखा था जो प्राचीन भारतीय आर्य जो आपकी भारतीय आर्य भाषाएं हैं, कल हम लोगों ने बात की थी भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, इन्हें इनके विकास क्रम के आधार पर 3 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला था आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखें। दूसरा था आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और तीसरा था आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, ये हमने देखा था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका काल विभाजन। ठीक है, तो इनका जो समय है 1500 ईसा पूर्व में आर्य आए, इसलिए प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं ये 1500 ईसा पूर्व से शुरू होती हैं और कहाँ तक चलती हैं, 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं ये आपकी 500 ईसा पूर्व से शुरू होती हैं और चलती हैं 1000 ईस्वी तक, यानी कि एडी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आपका 1000 एडी से शुरू होती हैं और चलती हैं वर्तमान तक। तो ये इनका काल विभाजन हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, ये जो भाषा थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये आर्यों की मूल भाषा थी। ठीक है, और ये हमसे ज़्यादा सभ्य थे, हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ भाषा थी इनकी, इसीलिए इस भाषा को हमने नाम दिया था क्या, संस्कृत। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को कहा जाता है आपका संस्कृत। इसके 2 रूप मिलते हैं। इसका काल कहाँ से कहाँ तक मिलेगा संस्कृत का, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसका जो आपका 2 रूप मिलते हैं, इनमें पहला रूप है आपका वैदिक संस्कृत। ठीक, और दूसरा रूप था लौकिक संस्कृत। ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, वैदिक संस्कृत इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपका वेदों, पुराणों, ग्रंथों आदि की रचना की। ठीक है, वेदों की रचना होने के कारण इस संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जिसका समय आता है आपका 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। ये हमने बात की थी। इसके बाद आपका लौकिक संस्कृत का समय आया 800 ईसा पूर्व से चलेगा कहाँ तक, 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यानी कि इस काल को भी 2 खंडों में विभाजित कर दिया, 1500 से 800 और 800 से 500। तो ये आपका संस्कृत का काल रहा। तो इसी संस्कृत को कहा गया आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, इसके बाद अगर हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें, तो मध्यकाल में जो आर्य भाषाएं विकसित हुई, उन आर्य भाषाओं को एक नाम दिया था प्राकृत। तो इन्हें कहा गया प्राकृत। अब प्राकृत के भी कितने रूप मिलते हैं, 3 रूप यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या थे प्राकृत के 3 रूप। पहला आपका आता है प्रथम प्राकृत। ठीक है, इसको मैं सीधे लिखता हूँ, इसको आपने कहा था पाली। प्रथम प्राकृत को नाम दिया था पाली। द्वितीय प्राकृत ये वास्तविक प्राकृत है, इसे कहा जाता है प्राकृत। और तृतीय प्राकृत जो थी वो थी अपभ्रंश। ये हमने कल बात कर ली थी। इसका काल देखें तो यहाँ से चलता है ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो ये आपका 1500 सालों का इतिहास है, इसलिए 500 500 500 करके तीनों में विभाजित होता है। ये आता है आपका 500 ईसा पूर्व। लेकिन ठीक है, यहाँ से कहाँ तक,
पहली ईस्वी तक, पहली शताब्दी तक, ठीक है। दूसरा प्राकृत जो भाषा आई ये आई आपकी पहली सदी से लेकर, यानी कि 1 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, ठीक है। और तीसरी आती है आपकी 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो ये 3 काल आए थे आपके प्राकृत भाषा के, 3 रूप मिले। प्रथम प्राकृत जिसे हम पाली कहते हैं, द्वितीय प्राकृत जिसे प्राकृत कहा गया, और तृतीय प्राकृत जिसे अपभ्रंश कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 500 से 1000 ईस्वी का काल था, इसमें 8वीं 9वीं शताब्दी में इसी अपभ्रंश भाषा का एक थोड़ा सा विकसित रूप आपको दिखाई देता है, जिसे नाम दिया गया आपका अवहट्ट, ठीक है। इसे नाम दिया गया अवहट्ट। इसलिए हम इसको इसके अंतर्गत एक अलग से टाइप नहीं लिख रहे हैं, ये अपभ्रंश का ही परवर्ती रूप है, थोड़ा सा चेंज रूप, ठीक है। अवहट्ट का काल आपका 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास बैठता है और यहाँ से चलता है 11वीं सदी तक लगभग, ठीक। तो ये अवहट्ट भाषा। इसके बाद आधुनिक भाषाओं में आते हैं, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं केवल हिंदी के बारे में, ठीक है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आती है आपकी हिंदी। इसके भी आपका 3 रूप मिलेंगे, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी, ठीक है। तो इसके जो 3 रूप मिलेंगे वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये मिलेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हिंदी का विकास हुआ ये संस्कृत से चला, संस्कृत से बनी आपकी प्राकृत, और प्राकृत से बनते सीधे हिंदी। लेकिन इनके अंतर्गत कुछ इतने इनके टाइप आए, ठीक है, अलग अलग रूप देखने को मिले। तो आज हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अगले वीडियोस में हम देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यानी कि हिंदी के बारे में समग्र अध्ययन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, पूरी हेडिंग डाल लें। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो थी, आर्यों की जो मूल भाषा थी, जिसे वो अपने स्थान पर, जो उनका मूल स्थान था ईरान, वहाँ प्रयोग करते थे, उसी भाषा को हमने संस्कृत कहा। अब जब वो यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद शुरुआत में उन्होंने अपनी ही भाषा प्रयोग की, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया और यहाँ के लोगों के साथ वो घुलते मिलते चले गए, तो उनमें क्या हुआ, यहाँ के लोगों के जो सामान्य शब्द हैं उन्हीं शब्दों को उनने अपना लिया और संस्कृत में मिक्स कर लिया, ठीक है। तो इससे 2 टाइप की संस्कृत आपकी बन जाती है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में जो मुख्य भाषा है वो थी संस्कृत। संस्कृत कहने का कारण आप लोग जानते हैं, ठीक है, श्रेष्ठ भाषा थी इसलिए। संस्कृत के 2 आपको टाइप मिलते हैं। पहला मिलता है आपको वैदिक संस्कृत, वैदिक, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे वैदिक संस्कृत। यहाँ से देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो आपकी वैदिक संस्कृत है, इसके प्राचीनतम प्रयोग हमें कहाँ से मिलते हैं, यानी कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिले। तो वैदिक संस्कृत के जो साक्ष्य मिले हमें, ये मिलते हैं प्राचीन वेदों से, ठीक है। प्राचीन वेद, पुराण, ये आपके उपनिषद, यानी कि जो प्राचीन आपके ग्रंथ हैं, यहाँ से आपका इसके प्रमाण मिलते हैं। इसका समय है आपका, अभी आपने देखा था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक का काल, ये वैदिक संस्कृत का काल आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, प्राचीन वेदों या फिर उपनिषद पुराण, इनकी रचना इस संस्कृत भाषा में हुई है, इसीलिए इसे आपका वैदिकी या फिर इसी का एक अन्य नाम छांदस भी मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आप लोग याद रखेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में। और एक चीज़ और लिख लेंगे इसी में कि वैदिक संस्कृत ही आपकी क्या थी, आर्यों की मूल भाषा थी, ठीक है, आर्यों की मूल भाषा थी, ठीक। अब इसी भाषा से आपका, अभी आपने देखा प्राकृत और प्राकृत से फाइनली हिंदी बनी, तो इसे हिंदी की जननी भाषा भी कहा जाता है, हिंदी की जननी भाषा इसे नाम दिया था, ठीक है। तो ये वैदिक संस्कृत के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बन सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालें, लौकिक संस्कृत। नंबर 2 इसी का दूसरा टाइप, लौकिक संस्कृत। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यही आती है, इसका समय कब से कब तक है। तो हमने 800 ईसा पूर्व तक वो देख लिया था, तो ये आएगी आपकी 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये इसका समय आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इसका प्राचीनतम प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए भैया, पहले आप समझें कि इसे लौकिक क्यों कहा गया। जैसा कि हमने बताया, जो आर्य यहाँ पर आए उनकी मूल भाषा संस्कृत थी। इन्होंने जो कुछ भी यहाँ देखा, सीखा, अनुभव किया, उसे लिखा अपनी भाषा में, तो उसे हमने कहा वैदिक संस्कृत, ठीक है, क्योंकि उन्हीं ग्रंथों को हमने वेद पुराण कहा है। लेकिन वैदिक संस्कृत की जो भाषा थी, उसमें एक पॉइंट आप और ऐड कर लेना कि वो जो भाषा थी वो क्लिष्ट भाषा थी। क्लिष्ट कहने का मतलब है बोलने में कठिन, ठीक है।
उच्चारण में कठिन। तो उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो बोलने में बहुत ज़्यादा कठिन थे, इसीलिए लोग उन्हें सामान्य बोलचाल के लिए उस भाषा का प्रयोग नहीं किया। तो धीरे धीरे आर्य जब यहाँ रहने लगे तो आर्यों को यहाँ के लोगों से संचार करना पड़ा, अपने विचार अभिव्यक्त करने पड़े। तो इसके लिए इनने क्या किया, यहाँ के लोगों के जो शब्द थे उन शब्दों को अपनी भाषा में मिक्स कर लिया। जो कठिन शब्द थे और उनका सामान्य रूप यहाँ के लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्हीं सामान्य शब्दों को अपनी संस्कृत भाषा में सम्मिलित कर लिया। तो इसी से यहाँ के जो मूल निवासी हैं और आर्य थे, ठीक है, आर्य प्लस यहाँ के जो मूल निवासी हैं, मूल निवासी, इन्हीं दोनों की जो मिश्रित भाषा थी, इन्हीं दोनों की मिश्रित भाषा, उसी को कहा गया आपका लौकिक संस्कृत। क्योंकि आर्यों की मूल भाषा में जब यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इन मूल निवासियों के कुछ शब्द मिश्रित हो गए, तो उससे जो भाषा बनी वो मिश्रित भाषा, वही कहलाएगी आपकी लौकिक संस्कृत। तो यही मिश्रित भाषा जो थी, इस भाषा को जनमानस ने, जो सामान्य जनमानस था, सामान्य जनमानस ने अपने बोलचाल के लिए इसका प्रयोग करने लगे। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जब आर्यों की मूल भाषा में जो कि कठिन थी, उसमें यहाँ के मूल निवासियों के सरल शब्द मिश्रित हो गए, तो उससे जो भाषा बनी, उस भाषा का प्रयोग जन सामान्य ने सामान्य बोलचाल के लिए करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए इस भाषा को आपका लौकिक संस्कृत नाम दिया गया। इस लौकिक संस्कृत का जो आपका साक्ष्य मिलते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे कि लौकिक संस्कृत में पाणिनि ने, ठीक है, पाणिनि ने एक ग्रंथ की रचना की, अष्टाध्यायी। तो पाणिनि ने लौकिक संस्कृत में एक ग्रंथ की रचना की, अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कहलाता है। अर्थात जब यहाँ पर सामान्य जनमानस ने इसे बोलचाल के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो पाणिनि ने विचार किया कि भैया इस भाषा की एक शैली होनी चाहिए, एक इसके लिए व्याकरण बनाया जाना चाहिए। तो उनने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कि इस संस्कृत के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। और इसी भाषा को पाणिनि ने कहा था आपका जन भाषा, लोक भाषा या सिंपली भाषा। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि किस भाषा को पाणिनि ने भाषा के रूप में जाना था या फिर भाषा कहा था, तो आपकी होगी लौकिक संस्कृत। ठीक है, इसका प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी, जिसे कि आपका संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है। इसी में ऐड कर लेना संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ। तो ये थे आपकी लौकिक संस्कृत। और लौकिक क्यों कहा गया, क्योंकि लोगों के द्वारा ये बोलचाल के लिए प्रयोग होने लगी। ठीक है, अगला देखते हैं, ये संस्कृत तो होगी, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लें, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में हमने बात की कि एक भाषा आती है आपकी प्राकृत। अब हुआ क्या कि 500 ईसा पूर्व के आसपास आते आते लोगों ने जब संस्कृत भाषा को, आर्यों की जो भाषा थी, उसको सामान्य बोलचाल में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या किया, उसमें नए नए शब्द जुड़ते रहे, जो सरल शब्द हैं। ठीक है, किसी भी शब्द का सरल रूप, वो सरल शब्द उसमें जुड़ते रहे। तो 500 ईसा पूर्व के आसपास, इसका समय आता है आपका 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व के आसपास आपका जन सामान्य में एक नई भाषा दिखाई देने लगी। ठीक है, जिसमें संस्कृत के मूल शब्द तो थे ही, लेकिन बहुत से शब्द आपका सरल और नए शब्द थे। ठीक है, तो इसी आधार पर इस भाषा को हम ये मानते हैं कि प्रकृति प्रदत्त भाषा थी, प्रकृति के द्वारा यानी कि प्राकृतिक रूप से प्रयोग की जा सकने योग्य भाषा, इसीलिए इसे प्राकृत भाषा नाम दिया गया। तो प्राकृत भाषा के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके 3 प्रकार मिलते हैं। प्रथम प्राकृत, ठीक, इसके बाद आपका इसी को कहा जाता है पाली भाषा, जिसका समय था आपका कब से कब तक, 500 ईसा पूर्व से मिलेगा 1 ईस्वी तक, यानी कि 1 ईस्वी तक। ये आपकी प्रथम प्राकृत आती है। इसके बाद दूसरी आपकी द्वितीय प्राकृत कहलाती है, जो कि प्राकृत थी, और तृतीय कहलाती है आपकी अपभ्रंश। ठीक है, तो पहले प्रथम प्राकृत के बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, क्या क्या यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यही पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इसका समय पीरियड कब से कब तक है, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, यानी कि 1 ईस्वी तक। ठीक है, दूसरी बात, इसका प्राचीन ग्रंथ हमें कहाँ से मिलते हैं या फिर प्राचीन प्रयोग कहाँ से मिलता है। तो देखिए, इसका जो प्राचीन प्रयोग है, प्राचीन साक्ष्य हमें ये मिलते हैं एक बौद्ध ग्रंथ दीपवंश से, जो कि आपका 4वीं शताब्दी का माना जाता है। ठीक, और ये ग्रंथ कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये ग्रंथ प्राप्त होता है आपका श्रीलंका से। तो ये आपका बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश, जो कि 4वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है, और ये आपका श्रीलंका से प्राप्त हुआ था। यही वो ग्रंथ है जिसमें हमें पाली भाषा का सबसे पहले प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद अन्य अगर बात करें तो देखिए, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश मिला है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म चलाया था, ठीक है, बुद्ध ने
अपने सभी उपदेश, बुद्ध ने सभी उपदेश इसी पाली भाषा में दिए हुए हैं। यानी कि बौद्धकालीन जो भाषा थी, मुख्यतः प्रचलित भाषा साहित्य की या फिर आपका उपदेश की भाषा या जन सामान्य की, वो क्या थी? पाली भाषा। तो बौद्ध ने अपने सारे उपदेश किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में। इसीलिए बुद्ध के जितने भी ग्रंथ हैं, बुद्ध से संबंधित जो बौद्ध ग्रंथ आपके आते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं वो सभी किस भाषा में मिलते हैं? पाली भाषा में मिलते हैं। कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं? जैसे आपका है जातक कथाएं, ठीक है। जातक कथाओं के बारे में आप लोगों ने सुना होगा इतिहास में कि ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। इसी प्रकार आपका महावंश है, इसी दीपवंश का अगला भाग, ठीक है, महावंश। इसी प्रकार आपका बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, जिन्हें कहा जाता है आपका त्रिपिटक। इसमें सुत्त पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक आते हैं, ठीक है। तो ये आपका त्रिपिटक है। तो इतनी जो ये रचनाएं हैं बौद्धकालीन यानी बौद्ध ग्रंथ, ये किस भाषा में मिलते हैं? सारे पाली भाषा में, ठीक है। इसी वजह से पाली भाषा को एक नाम दिया था आपका बौद्ध प्राकृत, क्योंकि प्राकृत का ही रूप है, प्रथम प्राकृत है, तो इसे क्या नाम दिया जाता है? बौद्ध प्राकृत। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी के बारे में देखिए, यहीं पे लिख देते हैं, इसे मिटा के आप इसे नोट कर लें। जो आपका पाली भाषा है, इसके प्राचीनतम प्रयोग दीपवंश या महावंश इनमें तो मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये लिखे किस में गए हैं? ये लिखे गए हैं आपके शिला पर, ठीक है। तो आपकी जो पाली भाषा है, पाली भाषा के अधिकांश लेख किस पे मिले हैं? आपको शिलाओं पर मिलते हैं। इसीलिए पाली भाषा के अधिकांश लेख शिलाओं पर मिलने के कारण ही पाली भाषा को आपका शिलालेखी प्राकृत या फिर अभिलेखी प्राकृत भी कहा जाता है। ये चीज भी आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, अभिलेखी प्राकृत कहा जाता है। तो ये आपके थे प्रथम प्राकृत यानी कि पाली भाषा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय प्राकृत की। द्वितीय प्राकृत। तो द्वितीय प्राकृत के बारे में पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस द्वितीय प्राकृत को ही आपका क्या कहा जाता है? वास्तविक प्राकृत भाषा कहा जाता है, यानी कि इसी को कहा जाता है आपका प्राकृत, ठीक है। इसके समय की बात करें तो कब से कब तक ये प्रचलित थी? ये आपका प्रथम प्राकृत 500 ईस्वी से पहली ईस्वी तक आई, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? पहली ईस्वी, यानी कि प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका समय आता है, ठीक है। इसके बारे में देखिए क्या इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, जो आपके प्रथम प्राकृत है यानी कि पाली, उस भाषा में शिलालेखों में लिखना शुरू हो गया, साहित्य लिखना उसमें शुरू हो गया, ठीक है। दीपवंश, महावंश, त्रिपिटक, जातक, ये हमें साहित्य मिलने लगे उसमें। तो हम कह सकते हैं कि जो द्वितीय प्राकृत थी ये प्रथम प्राकृत से और ज़्यादा सरल भाषा होगी, ठीक है। और इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि प्रचुर मात्रा में साहित्य मिलना शुरू हो जाता है। तो आपका प्रचुर मात्रा में इस भाषा में क्या मिलता है? साहित्य मिलता है। और इसी कारण से प्रचुर मात्रा में साहित्य मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता है? आपका साहित्यिक प्राकृत नाम दिया जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे, साहित्यिक प्राकृत इस भाषा को कहा जाता है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि किस भाषा को, मध्यकालीन भाषा को साहित्यिक प्राकृत कहा जाता है? ऑप्शन आपके मिलेंगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। तो आप ध्यान रखें कि प्राकृत जो है उसको साहित्यिक प्राकृत कहा जाता है, जबकि शिलालेखी प्राकृत किसे कहेंगे? पाली भाषा को, ठीक है। अगला फैक्ट, अब देखिए भैया, इसमें साहित्यिक रचनाएं प्रचुर मात्रा में होने लगी हैं और यहाँ पर जो साहित्य रचा जा रहा है वो दोनों प्रकार का साहित्य है। आपका धार्मिक साहित्य तो है ही, क्योंकि इस टाइम पर आपका धर्म चलने लगे थे, ठीक है। बौद्ध धर्म इससे पहले आपने देखा, प्राकृत भाषा के समय में आपका जैन धर्म आ जाएगा, ठीक है, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ये सब आ जाएंगे। साथ ही साथ लौकिक साहित्य, क्योंकि लोगों के सामान्य बोलचाल की भाषा भी अब प्राकृत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर धार्मिक और लौकिक साहित्य हमें दोनों ही मिलते हैं, इसलिए इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, साहित्यिक प्राकृत है, साहित्य की रचना हो रही है तो बहुत सी अशुद्धियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना अपना साहित्य इसमें रचेंगे और उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ देखने को मिली। तो इसीलिए एक कवि थे आपके हेमचंद्र, कौन आते हैं? हेमचंद्र। इनके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना इस भाषा के लिए भी एक व्याकरण तैयार किया जाए, जिसमें कि इस भाषा के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम बनाए जाए। तो इसीलिए इनने इस भाषा के लिए एक प्राकृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है आपका प्राकृत व्याकरण। ये व्याकरणिक ग्रंथ है, ठीक है, प्राकृत भाषा का व्याकरण ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। इसकी रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने की थी, ठीक है। इसीलिए हेमचंद्र को आपका कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि प्राकृत का पाणिनि उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे हेमचंद्र को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं भैया, इसने प्राकृत के लिए व्याकरण की रचना की और इससे पहले
किसी भाषा के लिए व्याकरण की रचना करने वाले पहले कवि कौन थे? आपके पाणिनि थे, जिनने अष्टाध्यायी की रचना की थी लौकिक संस्कृत में। ठीक है, तो इसलिए इन्हें प्राकृत का पाणिनि नाम दिया गया। अगली बात, अब इसमें धार्मिक और लौकिक साहित्य रचे जा रहे हैं, तो भाई कौन कौन से धार्मिक साहित्य की इसमें रचना हुई है देखें। धार्मिक की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, इस समय पर आपका जैन धर्म आ गया था, इसलिए जैन धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं उनकी रचना आपकी अधिकांश किस्में हुई है इसी प्राकृत में हुई है, लेकिन कुछ बौद्धों की भी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जैन ग्रंथ, आप ऐसे लिखें, धार्मिक साहित्य, धार्मिक और लौकिक साहित्य की हम बात करेंगे। धार्मिक साहित्य की अगर बात करें तो इसमें आपका जो जैन ग्रंथ हैं ये किस में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि द्वितीय प्राकृत, प्लस कुछ मात्रा में कुछ बौद्ध ग्रंथ भी इस भाषा में रचित हैं। ठीक है, जैन ग्रंथ जैसे आपका भगवती सूत्र है, ठीक है, कल्प सूत्र है, तो इस टाइप के जो हैं आपका ये जैन ग्रंथ इसमें लिखे गए प्राकृत भाषा में। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ठीक है, जो कि सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर रहे, तो महावीर स्वामी जो थे, इन्होंने जो अपने उपदेश दिए हैं, महावीर के उपदेश जो मिलते हैं वो भी किस में दिए हैं? प्राकृत भाषा में। लेकिन प्राकृत भाषा का एक प्रकार आता है आपका अर्धमागधी। ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अर्धमागधी प्राकृत, तो आप लोग अच्छे से इसे इंपॉर्टेंट लगा लें कि महावीर स्वामी के, जैन धर्म के जो आपका 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनके उपदेश किस प्राकृत में मिलते हैं? अर्धमागधी प्राकृत में। अब ये क्या है इसको भी देख लेते हैं। देखें, प्राकृत भाषा में जब आपका ढेर सारा साहित्य रचा जाने लगा, चाहे वो धार्मिक हो या फिर लौकिक हो, दोनों प्रकार का, तो अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे कवि निकल कर आए। तो जहाँ इसका प्रयोग हो रहा है जिन क्षेत्रों में, तो इसके प्रयोग या इसका क्षेत्र जो है, ठीक है, या इनका जो प्रकार है, किस प्रकार से इन्हें प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इन आधारों पर जो आपका साहित्यिक प्राकृत या द्वितीय प्राकृत है, इसके अलग अलग नाम विकसित हो गए उस टाइम पर। जैसे सौरसैनी, ठीक है, जैसे आपका पैसाची, ठीक, जैसे मागधी, अर्धमागधी, अर्धमागधी, ठीक, ब्राचड़, ये कुछ आपको प्राकृत भाषाओं के ही उपनाम मिलते हैं। किस आधार पर? प्रयोग या क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, और इनके लेखन के आधार पर, प्रयोग, क्षेत्र या प्रकार जो है, यानी कि लेखन प्रकार, तो इसके आधार पर इनके अलग अलग नाम आपको मिलते हैं। जैसे सौरसैनी थी, ये आपकी मुख्यतः मथुरा क्षेत्र में प्रयोग होती थी। ठीक है, पैसाची ये पश्चिमी क्षेत्र में आपके प्रयोग होती थी। ठीक है, मागधी है ये आपका मगध के आसपास के क्षेत्र में जो आपका प्राकृत प्रयोग हो रही है उसे कहा गया। अर्धमागधी आपकी पूर्वी भारत में, कहने का मतलब है कि जो आपका मगध और मथुरा के मध्य का था। ठीक है, मगध प्लस मथुरा, इनके मध्य का जो भाग था उसमें मागधी होती थी। ब्राचड़ ये सिंध के क्षेत्र में प्रयोग हो रही थी। तो ये आपका क्षेत्र के आधार पर या फिर उसके प्रयोग के आधार पर अलग अलग नाम मिलते हैं, किसके? द्वितीय प्राकृत के, और बाद में इनसे ही आपकी अलग अलग बोलियां विकसित हुई आपकी। ठीक है, तो उसे आप अपभ्रंश में देखेंगे। तो ये थी द्वितीय प्राकृत। इसमें आपका साहित्यिक हमने देख लिया, धार्मिक साहित्य देख लिया। अब बात करेंगे लौकिक साहित्य की। तो लौकिक साहित्य की अगर बात करते हैं, अर्थात लोगों के द्वारा रचा गया साहित्य। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट देख लिया आपकी हेमचंद्र की रचनाएं। पहले कवि आए आपके हेमचंद्र, इनकी रचनाएं क्या क्या थी? इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना तो आपकी है प्राकृत व्याकरण, जिसके कारण इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। और दूसरी इनकी है कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी हेमचंद्र की रचना है तो आप लोग आराम से इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो अगला, अगर अन्य रचनाओं की बात करें इसके अलावा, तो अन्य रचनाओं में आप लोगों ने सुना होगा जैसे गौड़ बाहो, गौड़ बाहो, ठीक है, ऐसे आपका रावण बाहो, ये एक रचना है। इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट मिलती है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, जैसा इनसे भी ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है, तो किसकी रचना है? जैसे गौड़ बाहो है, ये है आपकी वाकपति की रचना। ठीक है, रावण बाहो ये किसकी है? ये प्रवरसेन की रचना है। ऐसे ही गाथा सप्तशती किसकी है? आंध्र सातवाहन वंश के एक राजा हॉल की। ठीक है, तो इसे आप लोग राजा हॉल ही लिखेंगे, राजा हॉल की कृति है। तो ये आपका
लौकिक साहित्य में आते हैं जो कि प्राकृत भाषा की अन्य रचनाएं हैं। तो यहाँ से अगर कोई पूछी जाती है कि गौड़ वाह आपकी किसकी रचना है, वागपति की, किस भाषा में लिखी गई है, आपका प्राकृत भाषा में लिखी गई रचना है। ठीक है, ऐसे रावण बहु, गाथा सप्तशती, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, वज्जालग्न, ठीक है, जय वल्लभ की रचना है। ठीक, तो ये आपके प्राकृत भाषा से संबंधित रचनाएं थी। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, तीसरा टाइप इसी का प्राकृत का, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बन सकते हैं। सबसे पहली बात, अपभ्रंश का समय कब से कब तक रहा। ठीक है, तो 500 ईस्वी से लेकर, AD से लेकर 1000 ईस्वी तक का काल इसका माना जाता है अपभ्रंश का। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे पहले कि आप ये देखें अपभ्रंश में प्राचीन रचनाएं कौन सी हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से बनता है क्वेश्चन, तो आप लोग देख लें। अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया गया है आपका एक रचना महाभाष्य में। किसमें मिलता है, महाभाष्य में। और ये किसकी रचना है, ये रचना है आपकी पुष्यमित्र शुंग के मुख्य पुरोहित पतंजलि की। ठीक है, तो पतंजलि ने एक रचना की थी महाभाष्य, जिसमें इन्होंने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रामाणिक प्रयोग किया है। तो आप लोग लिखेंगे अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रामाणिक प्रयोग किसकी रचना में मिलता है, पतंजलि की रचना में, जो कि है आपकी महाभाष्य। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट, अब इस अपभ्रंश भाषा में आपको प्राचीनतम जो साहित्य है वो कहाँ से मिलना शुरू होता है, तो इसमें साहित्य की शुरुआत, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। अपभ्रंश में साहित्य की शुरुआत आपकी मानी जाती है 8वीं शताब्दी से। ठीक है, 8वीं शताब्दी बना हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर छाना आपको मिल जाएगा कि अपभ्रंश में आपका साहित्य की शुरुआत कब से मानी जाती है, 8वीं शताब्दी से। क्यों मानी जाती है इससे, क्योंकि 8वीं शताब्दी में एक कवि आए, एक लेखक आए, जिन्होंने अपभ्रंश भाषा में बहुत सारी रचनाएं की। ठीक है, और उनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो उस कवि का नाम आपका स्वयंभू। वो कवि कौन थे, स्वयंभू। स्वयंभू ने ही आपका सबसे पहले क्या किया, अपभ्रंश भाषा में रचना करना शुरू किया, जो कि 8वीं शताब्दी के आसपास के कवि थे। इसीलिए अपभ्रंश भाषा में साहित्य की शुरुआत 8वीं सदी से मानी जाती है। ठीक है, तो स्वयंभू ने कौन सी रचनाएं की, इसमें 2 इंपॉर्टेंट रचनाएं आती हैं जो आपने याद रखनी है। पहला है आपका पउम चरियु। ठीक है, क्या नाम है, पउम चरियु। और दूसरा आपका नाम है रिठ्ठरेमी चरियु, रिठ्ठरेमी चरियु। ठीक है, ये रचना है स्वयंभू की। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य लेखक आए जिन्होंने अपभ्रंश भाषा में रचनाएं की, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखें, अन्य रचनाएं हैं, भविष्यत कहा, ये है धनपाल की। इसी प्रकार अन्य रचनाएं हैं आपकी जसहर चरियु, जसहर चरियु और महापुराण, ये भी इस भाषा की रचना है। ये दोनों रचनाएं हैं पुष्पदंत नामक लेखक की। तो ये अन्य लेखक थे धनपाल और पुष्पदंत, जिन्होंने अपभ्रंश भाषा में रचनाएं की। ठीक है, इसके बाद आपका अपभ्रंश के बाद सीधे सीधे आपका विकास हो जाता है किस काल का, आधुनिक काल। ठीक है, तो देखें ये मध्यकाल की भाषा है, इसके बाद आपका आता है आधुनिक काल, आधुनिक काल। ठीक है, तो आधुनिक काल और मध्यकाल के बीच में एक जो आपका संक्रमण काल आता है, इन दोनों के बीच का जो काल होगा, उस संक्रमण काल में प्रयोग होने के कारण अपभ्रंश को कुछ विद्वानों ने संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि किस भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा या संक्रमणकालीन भाषा कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो अपभ्रंश है। ठीक है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मध्यकाल की अंतिम भाषा है और इसके बाद आपका आधुनिक काल शुरू हो जाता है। तो आधुनिक काल और मध्यकाल के बीच में जो संक्रमण काल बचता है, जो बीच का काल, ठीक है, उसमें आपका इस भाषा का प्रयोग हो रहा था, इसलिए इसे संक्रांतिकालीन भाषा या संक्रमणकालीन भाषा कहा गया। ठीक, अब हम देखेंगे इसी का परवर्ती रूप। तो हेडिंग डाल लें अवहट्ट, हेडिंग डालें अवहट्ट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में कि अवहट्ट का समय कब से कब तक आया। तो इसका समय आपका आता है 9वीं सदी से लेकर 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। देखिए
अपभ्रंश में जो साहित्य की शुरुआत हुई है वो भी आपका 8वीं 9वीं शताब्दी से हुई है और ये आपके 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक चल रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ही साथ साथ चल रहे थे, इसीलिए हमने कहा कि ये नया टाइप नहीं है, उसके बाद का आपका विकसित हुआ एक नई भाषा नहीं है, बल्कि उसी का परवर्ती रूप है। तो आप लोग इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लेंगे कि ये क्या है आपका अपभ्रंश का परवर्ती रूप। ठीक है, अपभ्रंश का परवर्ती रूप इसे कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पतंजलि ने महाभाष्य में। तो आप लोग ये भी जाने कि भाई अवहट्ट का पहला प्रयोग किसने किया था? तो अवहट्ट शब्द को सबसे पहले आपने प्रयोग में लाए थे। अवहट्ट शब्द, इसका सबसे पहला प्रयोग आपका मिलता है एक रचना में जो कि है किसकी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अर्थात ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपनी रचना में इस अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वो रचना कौन सी थी? वर्ण रत्नाकर। कौन सी थी? वर्ण रत्नाकर। ठीक है, तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अवहट्ट शब्द का पहला प्रयोग किया है, पहला प्रमाणिक प्रयोग अपनी रचना वर्ण रत्नाकर में। ठीक है, और ये जो अवहट्ट भाषा है, ये अवहट्ट भाषा अपभ्रंश का ही प्रवर्ती रूप माना जाता है। लेकिन इस अवहट्ट की भाषा के बाद आपका कौन सी भाषा शुरू हो जाएगी? आधुनिक काल में प्राचीन हिंदी। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि अपभ्रंश, अपभ्रंश, इसके बाद आपका अवहट्ट आई और सीधे फिर इसके बाद आती है आपकी प्राचीन हिंदी। मध्यकाल में कौन सी आएगी? प्राचीन हिंदी। तो अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी के बीच की भाषा है आपकी कौन सी? अवहट्ट। इसीलिए इसे अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी के मध्य की कड़ी माना जाता है। तो आप लोग ये भी पॉइंट बना के लिखेंगे, अवहट्ट को अपभ्रंश तथा प्राचीन हिंदी के मध्य की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब अपभ्रंश भाषा में अन्य रचनाएं देख लेते हैं कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के अलावा और किस किस ने इस पे रचनाएं की हुई हैं और वहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखें अन्य रचनाएं क्या क्या हैं। पहला आपका आता है संदेश रासक। आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे? अवहट्ट की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, संदेश रासक। ऐसे ही आपका ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है जैसे वर्ण रत्नाकर। ठीक है, ऐसे ही है आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, ऐसे ही आपका कीर्तिलता। ठीक है, और राउर वेल। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। किस भाषा की रचना है? अवहट्ट। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल देंगे अवहट्ट भाषा की प्रमुख रचनाएं में, उसी में लिखेंगे इसे। संदेश रासक किसकी है? पूछा जाता है आपसे अब्दुर रहमान की। ठीक है, अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान। वर्ण रत्नाकर अभी आपने देखा ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, और इन्होंने ही इस रचना में सबसे पहले अवहट्ट शब्द का प्रमाणिक प्रयोग किया, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? आपकी दामोदर पंडित की है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की, विद्यापति। ठीक, और राउरवेल है आपकी रोड़ा कवि की। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं अवहट्ट से संबंधित, जहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका मध्यकालीन जो भाषा का विकास है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, ये भी समाप्त होती हैं। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों ने ये देखा कि कैसे हिंदी का विकास हुआ। कल की वीडियो में भी हमने बात की थी, अभी भी देख लें। तो आपका सबसे पहले वैदिक संस्कृत बनी, इसके बाद आई आपकी लौकिक संस्कृत। ठीक है, इसके बाद आपके आती है प्राकृत भाषा, जिसमें 3 भाषाएं आती हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, और इसका प्रवर्ती रूप निकल के आया अवहट्ट। फिर अवहट्ट के बाद आपकी बनी क्या? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं, हिंदी। ठीक है, प्राचीन हिंदी। और प्राचीन हिंदी से क्या बनी आपकी? वर्तमान की हिंदी, वर्तमान या आधुनिक हिंदी। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हिंदी भाषा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम विकास जो पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का पढ़ रहे हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो हिंदी डेवलप हुई वो संस्कृत से ही डेवलप हुई, इसलिए संस्कृत को आपका हिंदी की जननी भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका आज की वीडियो थी, जिसमें हम लोगों ने देखा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, और उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं,
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हैं जिसमें कि मुख्य रूप से हिंदी आती है और हिंदी से संबंधित सारे फैक्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे, कैसे हिंदी का विकास हुआ और कैसे हिंदी संविधान तक पहुंची और हमारी राजभाषा बनकर आई। ठीक है, तो अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोगों के लिए आते रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।